हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट चार्ट। यह टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सीबीएसई क्लास 10th के राइटिंग सेक्शन का एक मेन पार्ट है और एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसे सीबीएसई ने इसी साल ऐड किया है टर्म 2 के एग्जाम के लिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है। वैसे तो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है और किस किस बेसिस पर इसे लिखा जाता है, उसका पूरा कोर्स आपको होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर मिल जाएगा। फिर भी जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए हम स्क्रैच से थोड़ा सा समझा देते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है। जब भी हम किसी ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को वर्ड्स में चेंज करते हैं, टेक्स्ट में लिखते हैं, तो उस पैराग्राफ को कहा जाता है एनालिटिकल पैराग्राफ। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिकली कई तरीके से पेश कर सकते हैं, जैसे कि टेबल्स के रूप में, लाइन ग्राफ के रूप में, बार ग्राफ के तौर पर, वन पाई चार्ट के जरिए या दो पाई चार्ट्स के साथ, या फिर कॉन्सेप्ट चार्ट। इनमें से ये जो हमारे पहले 5 हैं, टेबल्स भी हम कर चुके हैं, लाइन ग्राफ पर बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, बार ग्राफ पर बेस्ड भी, वन पाई चार्ट एंड टू पाई चार्ट ऑल्सो। इन सभी के सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको ssout.com पर भी मिल जाएंगे और होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर भी। वहां पर इसका पूरा कोर्स है। लेकिन अभी तक हमने कॉन्सेप्ट चार्ट नहीं किया था, क्योंकि कॉन्सेप्ट चार्ट अभी तक सीबीएसई ने पूछा ही नहीं था। ये टर्म 2 के सैंपल पेपर में पहली बार पूछा गया है। कॉन्सेप्ट चार्ट को इंक्लूड करने का शायद ये रीजन हो सकता है कि पहले जो 5 हैं उन सबके लिए बच्चे को थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज होनी जरूरी है, इसलिए शायद कॉन्सेप्ट चार्ट को डाला गया है, क्योंकि ये सोलली आपकी इंग्लिश नॉलेज को जज कर रहा है। इसमें मैथ्स का कोई काम नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया हो कि हमें पाई चार्ट समझ नहीं आता क्योंकि हमने मैथ्स नहीं पढ़ी, हमें बार ग्राफ समझ नहीं आता, इसलिए शायद सीबीएसई ने इस बार ये कॉन्सेप्ट चार्ट डाला है। अब आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है। कॉन्सेप्ट मैप भी आपके पाई चार्ट या लाइन ग्राफ की तरह ही एक डायग्राम है जो कि इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को या कॉन्सेप्ट्स को ग्राफिकल फॉर्मेट में पेश करता है। कॉन्सेप्ट चार्ट या कॉन्सेप्ट मैप बनाने का फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब हम किसी भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को देखते हैं वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है या बहुत से लोगों को समझ नहीं आता और वो लंबे समय तक उन्हें याद भी नहीं रहता। इसलिए हम चीजों को या बातों को ग्राफिकली शो करते हैं ताकि वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक छप सके और हमें समझ आ जाए। देखिए, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जब आप लोग प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में, इसको देख के आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। अब इसी को ग्राफिक्स हटाकर थोड़ा सा सिर्फ सर्कल्स और बॉक्सेस के रूप में पेश कर दिया जाए तो ये थोड़ा ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट चार्ट या कॉन्सेप्ट मैप। इसी तरीके से जो हमसे अब की बार पूछा गया है वो थोड़ा और दिखने में बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। चलिए डायरेक्टली इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, स्टडी द कॉन्सेप्ट चार्ट फ्रॉम द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ऑफ अ मंथली पब्लिकेशन। राइट अ पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स एनालाइजिंग द लिस्टेड रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन when one faces setbacks। थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, सिंपली राइट अ पैराग्राफ कह दिया है। तो जब भी आपको किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखकर पैराग्राफ लिखना है तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब है एनालिटिकल पैराग्राफ। वर्ड लिमिट के अंदर अंदर आपको जरूर रहना है। 120 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि 100 to 120 वर्ड्स में ही लिखेंगे। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट चार्ट को समझते हैं। यहां से आप लोगों को पता लग रहा है फर्स्ट ब्लॉक सिचुएशन दी है सेटबैक की। कुछ स्टूडेंट्स को शायद ये डाउट होगा कि सेटबैक क्या होता है। सेटबैक का मतलब है जब आप अपनी किसी मिशन में फेल हो गए या पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जैसे कि आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था लेकिन आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए, या आपने किसी को फ्रेंडशिप के लिए ऑफर किया और उसने आपको मना कर दिया। इसी तरीके से जैसे किसी फ्लरिशिंग बिजनेस को एकदम से कोई नुकसान पहुंच गया, कुछ उसके साथ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई कि वो उसकी जो बढ़ती हुई गति थी वो रुक गई। ठीक है, तो सेटबैक्स का मतलब है आप तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप रुक गए या आप पिछड़ गए। तो सेटबैक चाहे किसी भी कंडीशन में हो,
वो अपने साथ कैसी फीलिंग लाते हैं? दे ब्रिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग अपसेट। ठीक है, अब इसके दो आउटकम्स हैं, एक आपका ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ये कह रहा है हेल्दी प्रोसेसिंग और ये कह रहा है इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुली, या हम इसे समझ सकते हैं अनहेल्दी प्रोसेसिंग। तो यहां से आपको समझ आएगा कि इस कॉन्सेप्ट चार्ट को हमें दो पार्ट्स में समझना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। पहले पूरा कॉन्सेप्ट चार्ट समझ लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इसे लिखना कैसे। हेल्दी प्रोसेसिंग, जो इंसान सेटबैक्स को हेल्दी तरीके से प्रोसेस करेगा उसको डिजायर होगी इसको फील करने की, लर्न फ्रॉम इट एंड लेट इट गो। मान लीजिए तीन लोग हैं, तीनों के तीनों सेटबैक की सिचुएशन में, ए बी सी तीन लोग, तो उनमें से एक इंसान ए हो सकता है कि उसको फील करे, दूसरा उससे कुछ सीखने की कोशिश करेगा, लर्न फ्रॉम इट, और तीसरा क्या है, लेट इट गो कर देगा, ठीक है यार हो गया तो हो गया, छोड़ो मैं अगले कंपटीशन की तैयारी करूंगा। तो ये तीनों के तीनों इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। अब ये जो इन तीनों ने पॉजिटिव वे में फील किया, इसकी क्या आउटकम है? इसकी आउटकम हो सकती है दे फील रिफ्लेक्ट, लर्न और अलाइन, कि वो या तो उसको फील करेंगे या वो उनके अगले एक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो अपनी गलती को शायद सुधार लेंगे। अब ये किस किस तरीके से हो सकता है? वो अपनी गलतियों के पैटर्न को समझेंगे, दे रीवर्क बिलीव्स ऑन एडिक्वेसी, दोबारा से काम करेंगे कि हमारी गलतियां कहाँ थी, दोबारा से अपनी गलतियों पर, अपने विश्वास पर, अपने कॉन्सेप्ट्स पर दोबारा से काम करेंगे ताकि उन्हें सक्सेस मिल सके। एंड प्रोसेस चाइल्डहुड मेमोरीज, मतलब वो अपने बचपन की बातें याद करेंगे कि हम किस तरीके की गलतियां किया करते थे और उनसे हमें कैसे उभर कर आगे आना है। असेस मैग्नीट्यूड ऑफ सेटबैक, जो सेटबैक है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है या कम पड़ रहा है, वो ऐसा भी सोच सकते हैं। इस वाले बॉक्स में हमें ये बताया जा रहा है कि ये लोग इससे क्या क्या सोच सकते हैं। दे असेस डिफिकल्टी ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड ऑफ फ्यूचर सक्सेस बाय डूइंग द वर्क, वर्क के डिफिकल्टी लेवल को टेस्ट कर सकते हैं कि शायद मैंने ज्यादा ही डिफिकल्ट टास्क ले लिया था इसीलिए मैं इसमें फेल हो गया, और वो सोचेंगे कि फ्यूचर में इसकी सक्सेस के लिए मुझे इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। दे बिल्ड ग्रिट टू डू द वर्क, और ज्यादा मेहनत करेंगे अपने काम के लिए। एक्सेस हीलिंग स्टेट्स टू एक्सपीरियंस एंड ट्रांसफॉर्म एंजाइटी, अगर उन्हें कोई चिंता हो रही है सेटबैक की वजह से तो वो कुछ अपने अंदर हीलिंग स्टेट्स को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। वो किसी भी तरीके की हो सकती है, वो योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से उस बात को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब एक हेल्दी वे है। इसी को यहीं छोड़कर हम आते हैं यहाँ पर, इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुली, जो लोग उसको नेगेटिव वे में लेंगे तो उन्हें क्या होगा, ब्लॉक्ड फीलिंग एंड ब्लॉक्ड लर्निंग। ब्लॉक्ड फीलिंग से उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस दिमाग बिल्कुल झन्ना गया है कि मैं तो इस चीज में फेल हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना है। और ब्लॉक्ड लर्निंग में मतलब वो ठीक है, होशो हवास में है, लेकिन वो अपने इस सेटबैक के सिचुएशन से, जो अपनी फेलियर है उनकी, उससे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि या तो वो दुख में डूबे हुए हैं, ओवरवेल्म्ड, या फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म में डूबे हुए हैं, मतलब अपनी गलतियां, यार मैंने इसमें मेहनत नहीं करी, अगर मैं करता तो मैं जरूर पास हो जाता। सेल्फ डाउट, अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सबका सब अनहेल्दी वे है। अब ये जो ब्लॉक्ड फीलिंग जिसको हुई है तो ये क्या सोच सकता है, एरो के हिसाब से जाना है, ये देखिए ये एरो दिख रहा है आपको, cannot come to terms with I can fail sometimes, everything can be controlled, learning takes some time and effort। अब ये जो ब्लॉक्ड फीलिंग वाला है, ये किसी भी तरीके की बात सुनना ही नहीं चाहता, कि हाँ अगर उसका दोस्त उसको समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो ये कहेगा कि मैं तो कभी फेल ही नहीं हो सकता, और किसी ने कैसे इन चीजों को कंट्रोल कर लिया या और कोई कैसे जीत गया। वो इस चीज पे विश्वास ही नहीं करेगा कि सीखने में और सक्सेसफुल होने में टाइम और एफर्ट लगता है, मतलब ब्लॉक्ड फीलिंग है वो टोटली। ठीक है, अब ये वाला जो ब्लॉक्ड लर्निंग है, ये क्या कहेगा, स्ट्रक इन रूमिनेशंस, एक्सपीरियंस लिस्टलेसनेस, अटेंशन डाइवर्टेड फ्रॉम पोटेंशियल लर्निंग। इसके लिए तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। रूमिनेशन का मतलब है आपको किसी ने बहुत ज्यादा डांटा जब आप फेल हो गए थे, तो वो हो सकता है यहाँ फेल होने से अपने किसी पास्ट की बात में जाकर अटक गया कि वहां भी मुझे इतनी जोर से मेरे टीचर ने डांटा था, फटकार लगाई थी, पेरेंट्स ने डांटा था। एक्सपीरियंस लिस्टलेसनेस, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लिस्टलेसनेस
कि आगे कैसे बढ़ना है। अटेंशन डाइवर्टेड फ्रॉम पोटेंशियल लर्निंग, आगे सीखने से उसकी अटेंशन बिल्कुल डाइवर्ट हो गई है, उसने बिल्कुल गिव अप कर दिया। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये वाली जो पॉसिबिलिटीज हैं, इनसे क्या होगा, इनसे क्या चीज ट्रिगर होगी, अपैथी, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन। किसी भी तरीके की परेशानी आपको हो सकती है। आप या तो उसको गुस्सा करके अपनी दुख को बाहर निकालोगे, या फिर आप खुद ही डिप्रेशन में डूब जाओगे। और ये वाला जो था ब्लॉक्ड फीलिंग वाला, जो कोई भी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, उसका क्या होगा आगे, अनएक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशंस, इनएडिक्वेसी, इनकॉम्पिटेंसी, डेंजर एंड थ्रेट, ब्लेमिंग अदर्स। अब ये जो सुनने को तैयार नहीं था, थोड़े दिन तो किसी को नहीं सुनेगा, उसके बाद कभी तो सुनेगा, कुछ तो बोलेगा ही। तब वो या तो ये मान लेगा कि अच्छा मैं ही इनकॉम्पिटेंट था, या मेरी तरफ से इनएडिक्वेसी रह गई, या फिर सिचुएशंस जो है मेरे फेवर में नहीं थी, ऐसा कुछ बोलेगा। या फिर उसको डर हो जाएगा किसी तरीके का, अपने ऊपर खतरा हो जाएगा कि पता नहीं अगली बार मैं कर पाऊंगी कि नहीं, या फिर वो किसी और को ब्लेम करेगा। और इनसे भी क्या ट्रिगर होगा, इनसे भी एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, ये सब होगा। तो अनहेल्दी वाले में जो दो तरीके से प्रोसेस हो रहा था, वो सब जाकर यहीं पर खत्म हो रहा है, एंगर, एंजाइटी और डिप्रेशन पे। अब ये वाला जो था, इसके एरो क्यों नीचे जा रहे हैं, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर जिसने शुरू में हेल्दी वे में प्रोसेस करना शुरू किया था, लेकिन बाद में वो फिर से कहीं किसी दुविधा में अटक जाता है, तो उसका भी यही हाल होगा कि वो भी आगे जाकर इसी विशियस साइकिल में फंस जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लगा, हमें कंक्लूजन देना इसमें बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि सेटबैक की सिचुएशन में आपको उसको पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेज पर जाकर एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं, तो अल्टीमेटली आप कहाँ जाएंगे, आप एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया। अब इसको हमें लिखना कैसे है, ये जानिए। इसको जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम में इस क्वेश्चन के लिए क्या कहा है। सीबीएसई ने ये कहा है कि आपको जो आप अपने आइडियाज कन्वे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट चार्ट को देखकर आप अपना आइडिया बताएंगे ना कि आपको क्या क्या समझ आ रहा है, तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करनी है। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज कौन सी होती है, ये मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप यहाँ जाके समझ सकते हैं। जो भी आप लिख रहे हैं उनको आपको लॉजिकली और सीक्वेंशियली और कोहेसिवली अरेंज करना है। हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, पहले हम पैराफ्रेजिंग करते हैं, फिर बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो उसी स्टाइल में आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप कंक्लूजन सबसे पहले दे दोगे या बीच में दे दोगे। उसके बाद यू हैव टू यूज अ रेंज ऑफ वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट टू द कंटेंट एंड कंटेक्स्ट। रेंज ऑफ वोकैबुलरी, बार बार एक ही शब्द को इस्तेमाल नहीं करना, उसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं आप। यूज ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज टू शो कंपैरिजन, कंट्रास्ट, एम्फेसिस, कंक्लूजन, एटसेट्रा। सबसे पहले मैं पैराफ्रेजिंग कर रही हूँ। The concept chart displays the listed responses to the situation when one faces setbacks. उसके बाद हमने लिखा setbacks that bring unhappiness with them can be processed in two ways, healthy and unhealthy. ये आपको बताना जरूरी है कि दो वेज हो सकते हैं उसके। उसके बाद यहां से हमारा शुरू हो गया है बॉडी। इट कैन बी सीन फ्रॉम द चार्ट। हम यहाँ पर कोई भी पर्सनल प्रोनाउंस यूज नहीं करेंगे, आई, मी, यू, इस टाइप के। ज्यादातर इसमें हमारी पैसिव वॉइस यूज होगा, पैसिव लैंग्वेज यूज होगी, क्योंकि चार्ट ये सब बता रहा है, हम नहीं कह रहे। इसलिए हमने कहा कि चार्ट से ऐसा दिख रहा है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द चार्ट दैट हेल्दी प्रोसेसिंग हेल्प्स वन लर्न फ्रॉम फेलियर्स and to let go of the emotions inside by keeping a positive attitude. जो हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी थी, हमें सारे के सारे पॉइंट्स इसमें नहीं लिखने हैं। सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में मेंशन किया है कि आपको कोई दो पॉइंट्स लिखने हैं। जो नेक्स्ट बॉक्स था उसमें से भी एक पॉइंट यहाँ पर डाल दिया कि फेल्ड वर्क कैन बी रीअसेस्ड टू फाइंड द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर। अब यहाँ से हमारा दूसरा वाला जो है अनहेल्दी वाला, वो मैंने शुरू किया, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत या इसके ऑपोजिट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अनहेल्दी प्रोसेसिंग लीड्स टू ब्लॉक्ड लर्निंग और ब्लॉक्ड फीलिंग। ये आ गया हमारा एक पॉइंट। और दूसरा हमने दे दिया अनएक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर मे क्रिएट सेल्फ डाउट एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म विच कैन ट्रिगर मोर एंगर और डिप्रेशन। दो पॉइंट ये गिनवा दिए हमने, सेल्फ डाउट और सेल्फ क्रिटिसिज्म का, और साथ के साथ बता दिया कि ये ट्रिगर करते हैं एंगर और डिप्रेशन को। ये आपका बॉडी पार्ट खत्म हो गया। यहां से आपका शुरू होता है कंक्लूजन।
कंक्लूजन के लिए भी मैंने बहुत सारी लाइनें आपको बताई हैं। आप जाकर essayshout.com पर सर्च कीजिए हाउ टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ। इस वाले आर्टिकल में आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा। इट इज एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्लियर। It is evident from the chart that responding to setbacks negatively leads to a vicious cycle of undesirable feelings. अगर आप सेटबैक की सिचुएशन को या जिंदगी में कोई भी दुखद घटना होती है, अगर आप उसको नेगेटिवली फेस करेंगे तो आप अनडिजायरेबल फीलिंग्स के एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। एक ऐसे चक्र व्यू में आप फंस जाएंगे जिससे आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे। और उससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ सिचुएशंस। आई होप आप लोगों को ये इजी लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।